ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स और टॉपिक पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल इंट्रोडक्शन हमारा टॉपिक का हो चुका है। राइट, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। N2 plus 3H2 bring you ammonia, the formation of NH3, right? And this is the balanced chemical equation. Point is clear? Okay. अब मामला आता है भाई कि rate of disappearance of nitrogen you should write as delta N2 upon delta T नेगेटिव आएगा, सॉरी है तो मेक द रेट पॉजिटिव। कोई पूछे नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हो, रिएक्शन की रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए। राइट, पॉजिटिव बनाने की क्यों जरूरत पड़ी आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, राइट, और अगेन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, so it is delta NH3 अपॉन डेल्टा T, राइट। आप सबको पता है इन तीनों में क्या रिलेशन है, राइट। इन तीनों इसके डिसअपियर होने की रेट, इसके डिसअपियर होने की रेट और इसके अपीयर होने की रेट में क्या रिलेशन है। तो आप सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन, इनकी रेट में अगर आप डिसअपियर होने की रेट में कंपेयर करो तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन 3 गुना ज्यादा रेट से डिसअपियर होगा। ये 1 तो ये 3 कंज्यूम होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज दैट इज डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T माइनस इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/2। देयर इज नो नीड टू राइट प्लस, नहीं लिखोगे तो इसका मतलब प्लस ही है और डेल्टा T है। ठीक है, आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, चाहे ये निकालिए, चाहे ये निकालिए, चाहे ये निकालिए, राइट। और आपसे ये पूछे भाई कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालिए, तो फिर आप केवल इतना निकालोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। आपसे पूछे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालिएगा तो आपको केवल इतना निकालना है। और रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो आपको पूरा निकालना है। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। अब लोग बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, तो आपकी बुक में इसी टॉपिक के कुछ 1-2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन बुक से बाहर से भी करने पड़ेंगे। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट 4.1 अनसॉल्व्ड। फॉर द रिएक्शन R गिव P, कोई भी एक रिएक्शन है जहां R कन्वर्ट हो रहा है P से, राइट। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलरिटी, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस R1 0.03 molarity to R2 that is 0.02 molarity। वो सबको पता था कंसंट्रेशन तो घटनी ही है, रिएक्टेंट है तो, राइट। एंड इन 25 मिनट्स, सो टाइम टेकन, सो टाइम इज चेंज इन टाइम T2 minus T1 that is delta T is equal to 25 minutes। क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज क्यों, क्योंकि टाइम इंटरवल 0 के अप्रोचेज में नहीं है, सो एवरेज ही निकलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो R2 माइनस R1, राइट, अपॉन T2 माइनस T1, दिस इज योर लाइन। सो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और पॉजिटिव तो बनाना ही पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। पॉइंट क्लियर है या नहीं है। सो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा बोलिए भाई। R2 नेगेटिव लगाइए 0.02 माइनस 0.03 अपॉन T2 माइनस T1 इज 25 मिनट, सो माइनस एंड माइनस 0.01, सो प्लस 0.01 अपॉन 25, राइट। और क्लियर हो गया पॉइंट। और नेगेटिव की जगह क्या आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव आना था। सॉल्व कीजिए इसको, सो इट इज 1 अपॉन 25 डिवाइड बाई 100। और आप लोग किसी भी चीज के सॉल्यूशन को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में जरूर लिखोगे। तो एक काम कर लीजिए, आप ऊपर 100 करिए ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो,
ऊपर 100 करोगे तो भाई नीचे 100 और बढ़ाना पड़ेगा। 10 की पावर 2 था तो नीचे 10 की पावर 4 हो गया है। अब ये इससे कैंसिल हो गया। सो इट इज 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4। अब आपको पता है, आपको 4 पॉइंट क्या लिख सकते हो, 0 इंटू 10 रेज टू पावर -4। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। क्लियर हो गया? सो यही क्वेश्चन, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, आपके सामने बुक होगा, तो जो पूछा था कि आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है एवरेज, ये आपको मिनट में भी निकालना है और आपको सेकंड में भी निकालना है। तो सेकंड में निकालना है तो यही क्वेश्चन है, बस पूरे क्वेश्चन में ये चलेगा, बाकी चीजें आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सेम ही क्वेश्चन सेकंड पूछा है, रीड कीजिए आप लोग, कि एक रिएक्शन है जिसमें 2A प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है, 2A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, 2A चेंज हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट E के अंदर। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter. The concentration of A decreases. So A1 that is 5 mole per liter, 0.5 m भी लिख सकते हो मोल पर लीटर के लिए, to 0.4 mole per liter, and the time taken in 10 minutes. So that is actually T2 minus T1 is equal to 10 minutes. So calculate the rate during this interval. इस इंटरवल में जो रेट है, so again rate of reaction is equal to, माइनस लगाओगे क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में है, बोलिए A2 माइनस A1 अपॉन डेल्टा T. So माइनस A2 0.4 minus A1 0.5 upon delta T, 10 minutes. So minus, and that is minus 0.1, so plus 0.1 upon 10, right? और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, that is 1 upon 100 and 1.0 into 10 raised to power -2। और यूनिट क्या हो गया, ध्यान रखना, यूनिट मोल पर लीटर तो रेट का यूनिट था, चेंज इन कंसंट्रेशन और पर मिनट है इस बार, टाइम तो यूनिट जरूर ध्यान, पिछले न्यूमेरिकल में ध्यान रखना। सो मोल पर लीटर पर मिनट आप सॉल्व कर सकते हो। एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, वो आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को सेम टर्म के अंदर दे रखा है न्यूमेरिकल, राइट? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टॉपिक से सबसे अच्छे क्वेश्चन वही बनते हैं जिनके बारे में 2 मार्क्स में पूछा है। ये क्वेश्चन, एक रिएक्शन है दैट इज A plus 3B will give you 2C, राइट? और पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब अपीयरेंस ऑफ C। सो आप सबको पता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज गिवन है, राइट? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज 2.5 into 10 raised to power -4 mole per liter per second. This is your question. So calculate the rate of reaction. एक तो हमसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, कोई बात नहीं हम लोग निकाल लेंगे, पर अगली चीज पूछिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, दो चीजें हमसे पूछा है। ठीक है, पहले हम रिलेशन पे जाते हैं और सबका रिलेशन ही रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, राइट? पहला प्रश्न आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन और दे रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C। सीधा सा मतलब पहले न्यूमेरिकल के लिए आपको ये रिलेशन लिखना है, बस रिलेशन दो ही उठाना, एक जो गिवन और एक जो पूछा हो। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। कुछ नहीं सोचना है भाई, एक चीज वो उठाइए जो गिवन है, एक चीज वो उठाइए क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर हैं।
ये आप लोगों को लिखना आना, सबसे पहले यही लिख लीजिए आप, किसी भी न्यूमेरिकल में मार नहीं खाओगे, कुछ भी पूछा हो आप लोग ये जरूर लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक का, राइट। सो 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी आपके पास गिवन है 1.2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 1.25 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी, आप इसको इसके बराबर रख लीजिए। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि इसको इसके बराबर रख लेता है, बुराई भी नहीं है क्योंकि ये आपने निकाल लिया है, लेकिन एक बुराई है, अगर आपने कहीं भी कैलकुलेशन में यहां मिस्टेक कर दिया तो फिर आपकी ये वैल्यू गलत होगी, और ये गलत होगी तो अगला स्टेप भी गलत हो गया। तो हमेशा क्वेश्चन में इन चीजों से अवॉइड कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप 99 और 100 का डिफरेंस देखते हो ना, तो ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं कि कहां गलतियों की संभावनाएं कम होती है। हमेशा उस पाथ को सेलेक्ट करना है जहां मिस्टेक्स की चांसेस बहुत बहुत कम है। और ये जब आप क्लासरूम में मुझसे मिलोगे तो आपको बताया जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर से इंटरनल चॉइसेस बहुत बढ़ा दी गई हैं, ये करो या ये करो, ये क्वेश्चन करो या ये करो, बहुत सारे क्वेश्चंस और मिलेगा आपको, दोनों आते होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई किसको सेलेक्ट करोगे, राइट, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो उसके लिए हम सिस्टमैटिक बात करेंगे, यहाँ क्लियर है। तो हम लोग इन दोनों को बराबर ना रखें, हम लोग फिर से इन दोनों को बराबर रख रहे हैं, आंसर तो सेम ही आना है। सो वी नो -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आपको इसकी वैल्यू पता है, और आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी का मतलब क्या निकालना है, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी निकालना है, तो 3 इधर चला जाएगा 2, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी पता है ये तुम्हें 2.5 × 10⁻⁻⁴। सो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सो दैट इज 3.75 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज 7.5 डिवाइड बाई 2, सो 3.75 × 10 मोल पर लीटर। और फुली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और न्यूमेरिकल देखिए, चलिए दो न्यूमेरिकल और कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग द गिवन रिएक्शन, राइट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 1.2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। Calculate rate of disappearance of nitrogen, and the next one is rate of appearance of NH3, and next rate of reaction। ये सब चीजें मान लीजिए हमसे पूछ लिया है। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन का मतलब माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी हमसे पूछा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी हमसे पूछा है। रेट ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे फॉर्मूला हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को ही लिखिए, वी नो रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ तो आपको पता ही है क्या गिवन है, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया, 1/3 नहीं, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी गिवन है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। राइट, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और गिवन है ये वाला, ये वाला। आप इन दोनों को बराबर रखिए, बोलिए थे क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, और माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी गिवन है। सो 1/3 दैट इज 1/2 ×
10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए, लिखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, मतलब डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। इस बार हम लोग किस रिलेशन को यूज करेंगे? इस रिलेशन को यूज करेंगे, राइट। सो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब हमसे पूछा है डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, पता है आपको, दैट इज माइनस डेल्टा H2, 2 को इधर ले आइए, दैट इज 2/3 एंड माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज गिवन, दैट इज 1.2 into 10⁻⁻⁴। सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। तीसरा चीज हमसे पूछा भाई क्या, N2 का भी हो गया, NH3 के रेट ऑफ अपीयरेंस। पॉइंट इज क्लियर है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया यहाँ। तो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीजें पूछना था आपसे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आपसे पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो हम लोग ये पार्ट कर चुके हैं सॉल्व, हम लोग ये कर चुके हैं, ये वाला पार्ट हमारा रह गया। क्या करोगे भाई, इसको और इसको बराबर रखोगे, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, राइट। मान लीजिए यही एक क्वेश्चन होता और इस क्वेश्चन का सेंस ये होता कि कंसंट्रेशन ऑफ N2 is found to decrease from 1.2 into 10⁻⁻² molarity to 0.6 into 10⁻⁻² molarity in 10 seconds. Calculate number 1 rate of reaction, number 2 rate of disappearance of H2 and number 3 rate of appearance of NH3। कोई फर्क नहीं है भाई, बस इतना है कि N2 की कंसंट्रेशन इनिशियल से इतनी हो गई है, राइट। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डेल्टा N2 अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज 0.6 into 10⁻⁻² minus 1.2 into 10⁻⁻² अपॉन टाइम 10, राइट। आप सबको पता है कि नेगेटिव लगाइए, रेट पॉजिटिव हो जाएगा, सो दैट इज नेगेटिव और नेगेटिव 0.6, सो दैट इज प्लस 0.6 into 10⁻⁻² डिवाइड बाई 10 से डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको 6/100 कर लीजिए, 6/100 इंटू 10⁻⁻², सो 6 इंटू 6 में 6.0 और ये चला जाएगा तो 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। पॉइंट इज क्लियर, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। 0.6 इंटू 10⁻⁻², 1.2 इंटू 10⁻⁻², सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया, 0.6 इंटू 10⁻⁻²। नेगेटिव आया था, नेगेटिव ऑलरेडी था, जैसे क्लियर, यहाँ 10 लिखा हुआ है, राइट। अब आपने क्या किया भाई, इस 0.6 को क्या किया, 6/10 कर लिया। नीचे क्या लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था, और ये 6/10 है, नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। अब 10 और 10 कितना हो गया है, 100 हो गया है। पॉइंट इज क्लियर, सो इट इज 6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 100, सो इट इज 6 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेशंस के ऊपर आप लोगों को तो बहुत सिंपल सा मामला था, तो अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स को, राइट। इसके तुरंत बाद एक टॉपिक है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, राइट। हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई ध्यान से, कि टेम्परेचर के साथ रिएक्शन की रेट कैसे चेंज होगी, कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन की रेट कैसे चेंज होगी, ध्यान रखना, राइट। गैसेस के टर्म में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज होता है। आप लोग याद कीजिए प्रीवियस नॉलेज कि जहां भी आप नॉर्मल सॉल्यूशंस लेते हो तो आप लोग कंसंट्रेशन यूज करते हो, और गैसेस लेते हो तो प्रेशर यूज करते हो, राइट।
तीसरा मामला आता है भाई कि सरफेस एरिया चेंज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा। चौथा क्वेश्चन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन की रेट कैसे डिपेंड करेगी। पांचवा क्वेश्चन, अगर कोई रिएक्शन लाइट का प्रेजेंस में हो रहा है तो लाइट अगर कम ज़्यादा कर दिया जाए या लाइट को हटा दिया जाए तो कैसे चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिस्ट रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। इन सब पॉइंट्स को बात करेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों को इन 2 पॉइंट्स को पढ़ना है, ध्यान रखना। हमारा अगला टॉपिक इसके तुरंत बाद इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके तुरंत बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यही हमारे लिए इस चैप्टर का सारा ही चैप्टर में यही पढ़ोगे आप लोग, राइट। चैप्टर छोटा नहीं है, कम से कम आपका 10, 12, 13 क्लासेज में कवर होगा, राइट। लेकिन आप लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को, कंसंट्रेशन के इफेक्ट को अलग अलग तरीके से बहुत डिटेल्स में स्टडी करोगे जाकर, राइट। कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी रिएक्शन लो टेम्परेचर पर नहीं होती है। आप यूँ मान के चलिए कि जो हमारा पहले जो फूड है, भोजन का खराब होना, राइट, जब टेम्परेचर कम है तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन आप जैसे ही आप समर के अंदर देखिएगा बहुत तेज़ी से खराब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर अगर जैसे जैसे इंक्रीज, तो समर के अंदर स्पॉइल जो फूड बहुत जल्दी से हो जाता है, राइट। लेबोरेटरी के अंदर आप लोग बात कीजिए, बहुत बार रिएक्शन, आप मैग्नीशियम वायर के ऊपर बात कीजिए, मैग्नीशियम वायर को कोल्ड वाटर में डालिए, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप उसको हॉट वाटर में डालिए, बहुत वेगरसली रिएक्ट करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ना रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत डिटेल में बात करेंगे। कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने को आप अभी डे टू डे लाइफ को देखिए। आप लोग केमिस्ट्री में तो हम लोग चले जाएंगे। डे टू डे लाइफ में कहता है कि आप वुड को बर्न कीजिए इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सबको पता है कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है, राइट। अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो फिर कंबशन बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो फिर कंबशन बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन बढ़ने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। आप लोग किसी भी मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कीजिए, यानी एसिड कम और वाटर बहुत ज़्यादा, और कंसंट्रेटेड एसिड के साथ कीजिए जहाँ एसिड बहुत एक्सेस में है। सीधा सा मामला है, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ बहुत वेगरसली रिएक्ट करेगा, तेजी से रिएक्ट करेगा। पॉइंट क्लियर है, ओके। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को समझने के लिए आप लोग एक फिजिकल प्रोसेस को समझ लीजिए कि पानी के अंदर आप लोग एक क्रिस्टल ले लिया, आपने मिश्री ले लिया शुगर का बड़ा क्रिस्टल, और आपने शुगर के छोटे छोटे पाउडर ले लिए, और आपने शुगर के दानों की बजाय शुगर के पाउडर यूज किए, राइट। अब इनमें से कौन सा वाटर में जल्दी सॉल्यूबल होगा? सबको पता है ये जल्दी सॉल्यूबल होगा, राइट। और जल्दी इसलिए सॉल्यूबल हुआ क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। किसी भी चीज के जितने टुकड़े करते जाओगे उतना ही उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि क्यों बढ़ता गया सरफेस एरिया, कि आप लोगों के पास मान लीजिए ये कोई भी पूरा पार्टिकल है और इस पूरे पार्टिकल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करना है, राइट। अब जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो केवल इसकी आउटर सरफेस एसिड के कांटेक्ट में है, लेकिन जैसे हमने इसके 2 टुकड़े किए, अब ये वाला पार्ट भी एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा और ये वाला पार्ट भी एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ा। फिर से हमने इसको ब्रेक कर दिया और ये वाला हिस्सा जो एसिड के कांटेक्ट में नहीं था ब्रेक करते ही, अब ये भी एसिड के, जितना तोड़ते जाओगे उतना ही सरफेस का एरिया बढ़ता जाएगा, और सरफेस का एरिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। टॉपिक आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्टेंट ही तो तय करेगा कि किसी चीज के साथ रिएक्ट करे या ना करे, स्लो करे या फास्ट करे। आप लोग यूं समझ लीजिए कि सोडियम पानी में डालते ही आग पकड़ लेता है, लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट। और गोल्ड ये वाटर के साथ, कोल्ड और हॉट किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट का नेचर ही तो तय कर रहा है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, राइट। मान लीजिए आप लोग कोई भी एक रिएक्टेंट लेके चलते हो और आप लोग NO2
का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं और आप लोग CO2 का रिएक्शन, देखने में भले ही एक जैसे हैं लेकिन दोनों का रिएक्शन वाटर के साथ अलग अलग रेट से होगा। तो नेचर पे डिपेंड करता है कि किस रिएक्टेंट का रिएक्शन होना है, उस रिएक्टेंट के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा। वीक बॉन्ड होंगे तो जल्दी टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे तो उतना जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए पहली शर्त है कि पुराने बॉन्ड टूटे। जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो केमिकल रिएक्शन के लिए ये भी एक इनिशियल कंडीशन था। तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर हमने बात कर लिया, राइट। लाइट का प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन अगर लाइट कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो होगा, और लाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो इसका मतलब सबको इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है जहाँ लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होना है तो वहां पर लाइट की प्रेजेंस रेट को अफेक्ट करती है। कैटलिस्ट जो है उसका काम ही रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना है। एक कुछ घंटों में होने वाली रिएक्शन को माइक्रो सेकंड में करने का काम कैटलिस्ट करता है। तो कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा इसके बारे में बात करेंगे। अब हम इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और लास्ट में हम कैटलिस्ट पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन? पॉइंट नंबर 1 टेम्परेचर, पॉइंट नंबर 2 कंसंट्रेशन एंड पॉइंट नंबर 3 इज कैटलिस्ट। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक कंसंट्रेशन, राइट। ये देखिए, ये कोई भी रिएक्शन है, ए और बी में बदल के और सी के अंदर बदल गया। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए रिएक्टेंट, कैपिटल बी रिएक्टेंट और कैपिटल सी प्रोडक्ट। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी स्टियोकोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो रिएक्शन को बैलेंस करने में इस्तेमाल होते हैं। पॉइंट इज क्लियर? ओके, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा, और उसने ये बताया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, समझते थे ये प्रोडक्ट का सिंबल, कंसंट्रेशन ऑफ all the reactant raised to power stoichiometric coefficient. Rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of all the reactant raised to power stoichiometric coefficient, right? और इसी को बाद में जाके मॉडिफाइड किया गया रेट लॉ एक्सप्रेशन के द्वारा। रेट लॉ एक्सप्रेशन के द्वारा समझिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट raised to power experimentally determined values, raised to power experimentally determined values which may or may not be equal to stoichiometric coefficient, जो stoichiometric coefficient के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। So how will you define law of mass action? अब तुमसे law of mass action एक theoretical law है, right? जबकि rate law expression एक experimental law है। So it is more authentic। हम लोग अब लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करेंगे इस चैप्टर में, हम इस पूरे चैप्टर में किसको फॉलो करेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ? इट सजेस्ट दैट रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो दिस इज इट। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। Rate of reaction is equal to A
x and b y, where k is called rate constant. K is called rate constant. Okay. If concentration of all the reactant taken as unit, अगर सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम यूनिटी ले लें, वन ले लें, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए इज 1 रेज टू पावर x इज 1 की पावर कुछ भी होता है वो 1 ही होता है, 1 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1, सो here 1 into 1, so k is rate of reaction. So question is arises, define rate constant. Define rate constant. रेट कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए. अब क्लियर है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी. अगर सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लें तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है. पॉइंट इज क्लियर. एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. Question is arises. So what is the difference between rate of reaction and rate constant? So एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. सबसे पहला डिफरेंस कभी भी लिखना हो, डेफिनेशन लिखिए. रेट ऑफ रिएक्शन इज, शुरू में डिफाइन किया था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. एंड रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of all the reactant taken as unity. पहला डिफरेंस क्लियर है. सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? अभी निकाला था R2 - R1 अपॉन डेल्टा टी, यानी उस टाइम इंटरवल पर कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की. क्लियर हो गया. रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? उस टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है. यानी मान के चलिए कि एक रिएक्टेंट आप 2 या 0.5 कंसंट्रेशन का लेकर चले और 10 मिनट के बाद उसकी कंसंट्रेशन 0.4 हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी. और अगर कंसंट्रेशन मान लो 0.3 हो जाती तो आपको जी 10 सेकंड में ज़्यादा रिएक्ट कर गया तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन. और 0.2 हो जाती तो इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि उस टाइम इंटरवल के ऊपर कंसंट्रेशन कितना है. और इनिशियल कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करता है, ये R2 - R1. लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू उस रिएक्शन के पूरे रिएक्शन के ड्यूरेशन अगर आप सेम टेम्परेचर के ऊपर करोगे तो कांस्टेंट रहेगी. टेम्परेचर अगर फिक्स है तो इसका मतलब हुआ कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. तो जैसे ही आप लोग डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर पढ़ोगे तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि रेट कांस्टेंट ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो क्लियर है आपका सेकंड पॉइंट. इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर डिपेंड नहीं करता. दोबारा से बात कर लेते हैं. दो डिफरेंसेस क्लियर हो गए. पहला डेफिनेशन है, दूसरा कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर डिपेंड नहीं करता है. तीसरा चीज, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड. अभी पढ़ के आए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड. रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, व्हाट इज माय टॉपिक इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है किसके ऊपर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हमारा अगला टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और आखिर कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिसाइड करता है. तो यहां तक पढ़िए. अगली क्लास में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.